हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। आप लोग की पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देते हैं सेट नंबर 9। यह जो हम लोग की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है 2022 के आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह हम लोग की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से कि आज सेट नंबर 9 देखेंगे। इस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन होगा, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था। जिसमें क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दे रखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, यह महबूब इलाही के नाम से देखेंगे कि यह शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाता था। ठीक है, कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बना है ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह बाबा फरीद का शिष्य थे। ठीक है, किसके? यह सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य की अगर बात की जाएगी तो यह अमीर खुसरो थे। ठीक है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य ही थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह 7 सुल्तानों का काल देखे थे, जिसमें से कि सबसे इम्पोर्टेंट काल की अगर बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक का होता है। गयासुद्दीन तुगलक इनसे इतना नफरत करता था कि इन पे कई मुकदमे भी चलवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में ही शेख निजामुद्दीन औलिया का एक वक्तव्य काफ़ी प्रचलित है, जिसे कहा जाता है कि हनूज दिल्ली दुरुस्त है, यानी कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। यह गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही कहा गया वक्तव्य है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बनता है कि यह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब इलाही कहा जाता था। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बनेगा डी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो होगा दूसरा, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। दोस्तों, अबुल फजल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था और अबुल फजल ही अकबरनामा को पूरा किया था। अकबरनामा क्या है? तो अकबरनामा दोस्तों यह अकबर की जीवनी है, जीवन गाथा है, जिसको पूरा किया था अबुल फजल ने। तो यह अकबरनामा को पूरा करने में कितना समय लगा था, समय अवधि पूछी गई है। 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो दोस्तों यह 7 वर्ष लगा था। कितने वर्ष लगा था? 7 वर्ष लगा था इस अकबरनामा को पूरा करने में। अगर बात की जाती है कि यह समय अवधि कब होती है तो 1590 से लेकर 1596 तक। ठीक है, कब तक चलती है? 1590 से लेकर 1596 तक। ठीक है, ये 7 वर्षों में इसे पूरा किया जाता है। क्या? तो अकबरनामा, जो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा अकबर की गाथा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन होगा कि ऑप्शन नंबर ए को ऑप्शन नंबर बी से देखिए यहाँ पे मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो होती है दोस्तों, यह क्या कही जाती है? तो यह होती है हरित क्रांति। क्या होती है? हरित क्रांति होती है, यानी कि ए का 1। दुग्ध उत्पादन दोस्तों ये श्वेत क्रांति होती है। क्या? श्वेत क्रांति 2 का 3। मत्स्य उत्पादन की अगर बात करें तो ये मत्स्य उत्पादन जो होता है दोस्तों, यह नीली क्रांति। ठीक है, 2। और उसके बाद जो होता है उर्वरक भूरी क्रांति, तो 4। 1 3 2 4 आपका जो दिखेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1 3 2 4। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर जो होता है ये 4th। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जो वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 10%, 23%, 33% या फिर उसके बाद देखेंगे 53%। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर जो होता है सी। कितना होना चाहिए? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल 33% होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो रखा गया है आपके लिए, अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओजोन दिवस दरअसल होता है क्या है कि ओजोन छिद्र में से उत्पन्न जो चिंता है उसके परिप्रेक्ष्य में 33 देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। वो समय अवधि होती है 16 सितंबर 1987 की। ठीक है, कब समय अवधि होती है? 16 सितंबर 1987 को 33 देशों ने मिलकर एक समझौता किया था और कहा गया था इसी दिन की प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को डेट निर्धारित की गई। और इसी बार से यहाँ पे 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कहा जाता है कि भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, भारत में अवस्थित होने वाले पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गुनाइडी राष्ट्रीय उद्यान। दरअसल होता क्या है कि भारत में अवस्थित होने वाले पहले राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो भारत के साथ साथ वह एशिया का भी पहला होता है। ठीक है, भारत का एवं एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करेंगे तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो वर्तमान में इसकी स्थिति है नैनीताल में। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, तो जिम कॉर्बेट का देखेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना जो होती है 1936 ईस्वी में होती है, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय देखेंगे गवर्नर जो था हैली, और हैली के ही नाम पर इसका नाम रख दिया गया था हैली नेशनल पार्क। ठीक है,
हैली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना होती है। फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है तो इसका नाम परिवर्तित किया जाता है और नाम परिवर्तन के बाद इसका नाम रख दिया जाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के पश्चात फिर एक बार इसका नाम परिवर्तित होता है, एक विशिष्ट प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा जाता है, जो कि आज का नाम देखने को मिलता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट के नाम पर ही रखा गया है और 1957 के बाद आज के भी डेट में जिम कॉर्बेट के नाम से ही यह राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट जो है यह भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, उस समय इसका नाम हैली था, बाद में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया जाता है। फिर आज के परिप्रेक्ष्य में 1957 के बाद राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहेगा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग जो होती है उसका लाहौर अधिवेशन होता है 1940 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान, चौधरी खलीज कुलमान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फातिमा जिन्ना। दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन 1940 में देखेंगे अध्यक्षता जो की जाती है किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर बात किया जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है 30 सितंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 30 सितंबर 1906 को होती है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाहौर अधिवेशन 1940 वाले में अध्यक्षता जो की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो होगा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा। दोस्तों ये जो काली मृदा होती है, काली मृदा की बात करें, काली मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा की नमी को रोके रखती है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बनेगा आपकी काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाएगा कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। दोस्तों मस्तिष्क यानी ब्रेन जिम्मेदार है सोचने के लिए, बिल्कुल शरीर के संतुलन के लिए, क्योंकि ब्रेन मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है शरीर के संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए भी। तो आपका उपयोग जो तीनों बात की गई है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कि सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार जो होता है वह मस्तिष्क ही होता है। ठीक ना, आइए देखते हैं कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। दोस्तों जैसे देखे होंगे कि मनुष्य कुछ व्यक्ति होते हैं जो भोजन करते टाइम उन्हें यह नहीं पता चल पाता है कि अब हमें भोजन नहीं करना चाहिए, तो वह किसी एक रोग से ग्रसित होते हैं। वह किससे पीड़ित होते हैं यही पूछा जा रहा है। वह एक रोग होता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता है खाना खाते टाइम कि उसे अब रोक देना चाहिए। तो वह दोस्तों ग्रसित होता है बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोक्सिया से, इनमें से कोई नहीं। तो वह दोस्तों ग्रसित होता है बुलिमिया से। बुलिमिया नामक एक रोग होता है जिससे वो ग्रसित होता है व्यक्ति, और बुलिमिया से ग्रसित व्यक्ति यह नहीं पता कर पाता है, यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना अब रोक देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज ये हम लोग के टॉप 10 जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित कराई जानी है उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज चलाई जा रही है। आई होप आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। आज के क्वेश्चन की श्रृंखला यही तक, फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।